आज वो हरियाणा इन 7.5-8 साल के बाद देश में बेरोजगारी में नंबर 1, और ये हम नहीं बोल रहे, भारत सरकार के नीति आयोग के आंकड़े बोल रहे हैं। बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, किसान के अपमान में नंबर 1, किसान पे अत्याचार में नंबर 1, और गरीब आदमी के शोषण में नंबर 1। नारा दिया 75 पार, टीवी पे दिखाया 85 पार। दिखाया था कि नहीं दिखाया था, मैं आपसे पूछना था। 75 पार का नारा था, टीवी में दिखाया 85 पार, और आप सबने, लेकिन हरियाणा की जनता ने और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उस नारे की हवा निकाली कि नहीं निकाली, मैं आपसे पूछता। अगर लोग उस सरकार से, भाजपा खट्टर सरकार से संतुष्ट होते तो 75 पार नहीं तो कम से कम पूर्ण बहुमत के साथ इनको दोबारा चंडीगढ़ की कुर्सी में बिठाते, और पूर्ण बहुमत नहीं तो कम से कम कुछ इनके मंत्रियों को जिताने का काम करते। लेकिन पहली मर्तबा लोग इतने दुखी थे इस सरकार से, 14 में से 12 मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। इन 8 साल, 7.5-8 साल में पहली सरकार तो फेल थी, लोग बदलना चाहते थे। दूसरी सरकार तो उससे भी ज्यादा फेल, ये भाजपा और जजपा की जो सरकार बनी है, ये तो ऐसी सरकार है कि चंडीगढ़ से बाहर नहीं निकल पा रहे। लोगों को कोरोना हुआ था, लोग घर में आइसोलेट हुए थे, चंडीगढ़ में आइसोलेट हो गई सरकार। मुख्यमंत्री जी करनाल में बिना लाठीचार्ज करे नहीं जा पा रहे, और उप मुख्यमंत्री जी तो लाठीचार्ज करके भी उचाना में नहीं जा पा रही। ऐसी सरकार चंडीगढ़ में बनी बैठी। लेकिन आज अगर हम तुलना करके देखें कि आज प्रदेश में क्या स्थिति है, तो हम ये पाते हैं कि हर वर्ग आज इस सरकार से दुखी। जो वायदे किए गए थे, हरियाणा को विकास के रास्ते पे आगे लेके जाने के वायदे, अच्छे दिनों के वायदे, आज कहीं ना कहीं हर वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। यही कारण है, ये जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो मानते थे कि सरकार, बड़ी हवा चली देश में, नारा दिया 75 पार, टीवी पे दिखाया 85 पार। दिखाया था कि नहीं दिखाया था, मैं आपसे पूछना आया था। 75 पार का नारा था, टीवी में दिखाया 85 पार, और आप सबने, लेकिन हरियाणा की जनता ने और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उस नारे की हवा निकाली कि नहीं निकाली, मैं आपसे पूछता। हवा निकल गई। अगर लोग इनसे संतुष्ट होते, इस बात का सबूत, अगर 5 साल जो इनकी सरकार रही, पहली 5 साल सरकार रही, अगर लोग उस सरकार से, भाजपा खट्टर सरकार से संतुष्ट होते तो 75 पार नहीं तो कम से कम पूर्ण बहुमत के साथ इनको दोबारा चंडीगढ़ की कुर्सी में बिठाते, और पूर्ण बहुमत नहीं तो कम से कम कुछ इनके मंत्रियों को जिताने का काम करते। लेकिन पहली मर्तबा लोग इतने दुखी थे इस सरकार से, 14 में से 12 मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। आज ये जो बैठे हैं सारे विधायक, हरियाणा कोने कोने से आए, उस कोने से शुरू करें तो बलबीर वाल्मीकि जी बैठे हैं, साथ लगता इसराना हल्का है, वहां किशन पवार जी की बात हो, लोगों ने बलबीर वाल्मीकि जी को 40,000 वोट से वहां जिताने का काम किया। यहां बैठी हैं हमारे सुरेंद्र पवार जी सोनीपत से, वहां हमारी कविता जैन बहन हमारी मंत्री थी, वहां से सुरेंद्र पवार जी जीत के आए। कुलदीप वत्स बैठे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिनको हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनका प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया, ये कुलदीप वत्स जी बैठे हैं। 20,000 वोटों से बादली से कुलदीप वत्स वहां जीत के आए। रोहतक से भारत भूषण बत्रा जी बैठे हैं, वहां मनीष ग्रोवर जो मंत्री थे पिछली सरकार के, लोगों ने उनके घमंड को भी धराशायी करते हुए भारत भूषण बत्रा जी को वहां से जिताने का काम किया। हमारे बैठे दान सिंह जी, एक छोर पे, वहां से शिक्षा मंत्री थे पिछली सरकार में, रामविलास जी, वहां से लोगों ने दान सिंह जी को भेजने का काम किया। कुल मिला के हरियाणा के एक एक कोने से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी खट्टर सरकार के हर मंत्री को जो हराने का काम किया। तो इससे स्पष्ट संकेत है कि जनादेश इस सरकार के खिलाफ था। लोगों ने 75 पार के नारे को ध्वस्त किया, इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का जनादेश दिया। जब आपने टीवी सेट देखा 12 और 1 बजे, या आपने तो जब टीवी सेट और रेडियो में देखा भाई गिनती कितनी होगी, आप तो ये देख रहे थे कि भाई कितने बहुमत से बीजेपी आएगी। लेकिन मैं आज आपसे पूछता हूं, जींद वासियों से पूछता हूं, जब आपने 12-1 बजे टीवी पे और रेडियो पे गिनती देखी, जब गिनती हो रही थी हरियाणा की,
तो एक समय में कभी कांग्रेस आगे, कभी बीजेपी आगे, और बीच में कांग्रेस 38 सीटों पे और भाजपा 35 सीटों पे, यही गिनती ऊपर नीचे चल रही थी कि नहीं चल रही थी? मैं आपसे पूछने आता हूं। 3900 वोट से फैसला हुआ प्रदेश का। 3900 वोट अगर कांग्रेस के खाते में ज्यादा आती तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी बनती। जब इतना नजदीक फैसला था तो किसकी सरकार बने, यह कश्मकश जब हो रहा था, तो उनको फैसला करने की परिस्थितियां बनी। राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है, जिन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट ली। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये, क्योंकि यहां जींद जिले में भी उप मुख्यमंत्री जी और 3 विधायक यहां जींद जिले में भी उन्हीं जेजेपी पार्टी के चुन के गए। मैं आपसे पूछता हूं, जुलाना के बहुत लोग आए, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ जुलाना से कौन कौन यहां बैठा है? जुलाना हल्के से। नरवाना से बहुत लोग आए हैं, उचाना से बहुत लोग आए हैं। मैं आप सबसे पूछता हूं, जुलाना, उचाना और नरवाना, जब जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार उतारे गए तो क्या उन्होंने यह कह के वोट मांगी कि भाजपा की सरकार दोबारा बनाएंगे, या यह कह के वोट मांगी कि भाजपा को जमुना पार भगाएंगे? अगर वो ये कहते कि दोबारा से खट्टर साहब की सरकार बनाएंगे, चंडीगढ़ में हमें एक एक वोट दो, हम जाके दोबारा से भाजपा की सरकार बनाएंगे, तो एक सीट इनको मिलने नहीं वाली थी। लेकिन वोट ली भाजपा के खिलाफ, वोट ली खट्टर साहब के खिलाफ, और जाकर उनकी सरकार बनाने का अपने मतदाता से विश्वासघात। राजनीति में कुछ नैतिकता के कोई मूल्य होते हैं। अगर कल को हम कहें कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं इसके खिलाफ, और आपका साथ लें और जाकर आपके साथ को बेचने का काम करें, मैं समझता हूं कि राजनीति, इससे ज्यादा राजनीतिक पतन हो नहीं सकता जो आज जींद की धरती ने देखा है, जो इन लोगों ने देखा है। इसीलिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें इसीलिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको और हमको मिलकर। आज समस्याओं का अंबार जींद जिले में मैं देखता हूं, पूरे हरियाणा के अंदर देखता हूं, समस्याओं का अंबार है। आपने खुद ये महसूस, अभी बीच में एक एक आदमी बोल रहे थे, इन 8 साल, 7.5-8 साल में पहली सरकार तो फेल थी, लोग बदलना चाहते थे। दूसरी सरकार तो उससे भी ज्यादा फेल, ये भाजपा और जजपा की जो सरकार बनी है, ये तो ऐसी सरकार है कि चंडीगढ़ से बाहर नहीं निकल पा रहे। लोगों को कोरोना हुआ था, लोग घर में आइसोलेट हुए थे, चंडीगढ़ में आइसोलेट हो गई सरकार। मुख्यमंत्री जी करनाल में बिना लाठीचार्ज करे नहीं जा पा रहे, और उप मुख्यमंत्री जी तो लाठीचार्ज करके भी उचाना में नहीं जा पा रहे। ऐसी सरकार चंडीगढ़ में बनी बैठी, इसलिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली ये सरकार है। 2014 से पहले जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे हरियाणा, कृषि उत्पादकता में हम नंबर 1 थे, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में हम नंबर 1 थे, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 थे। आज वो हरियाणा इन 7.5-8 साल के बाद देश में बेरोजगारी में नंबर 1, और ये हम नहीं बोल रहे, भारत सरकार के नीति आयोग के आंकड़े बोल रहे हैं। बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, किसान के अपमान में नंबर 1, किसान पे अत्याचार में नंबर 1, और गरीब आदमी के शोषण में नंबर 1। उस प्रदेश को पट्टी से इतना इन्होंने उतारा। हर वर्ग आज परेशान है। गरीब आदमी की अभी मैं सुन रहा था, जो अब आपके बीच में अपनी बात रख रहे थे, एससी वर्ग के हमारे भाई हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। क्या नाम उनका स्वाजी है? धर्मपाल सीमार जी, उन्होंने अपनी बात रखी। गरीब आदमी की सारी योजनाओं को, हमारे समय 100-100 गज के प्लॉट की योजना बंद जो चल रही थी, जिसमें 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट मिले थे, वो बंद। मकान योजना चल रही थी, प्रियदर्शनी आवास योजना, 3 लाख परिवारों को किस्त मिली थी मकानों की, वो बंद। दाल रोटी स्कीम चल रही थी, वो बंद। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना चल रही थी, वो बंद। पीने के पानी की टंकी टूटी की योजना चल रही थी, वो बंद। हाथ में गरीब आदमी के पानी का बिल और थमा दिया। जितनी भी जो वजीफे की योजना हमने शुरू करी थी कांग्रेस पार्टी ने, उस समय 1ली क्लास से 12वीं क्लास तक गरीब आदमी को वजीफे की योजना, उस योजना को इन्होंने सीमित कर दिया। हर योजना को, गरीब आदमी की जो कल्याणकारी जितनी योजनाएं चल रही थी, इस सरकार ने सबसे बड़ी चोट गरीब आदमी पे मारी है। और जो आज महंगाई है,
महंगाई और बेरोजगारी जिसमें हरियाणा नंबर 1 है, उसकी चोट भी गरीब आदमी पे आज सबसे ज्यादा उनका आज घर का बजट बिगड़ गया और घर चलना गरीब आदमी का मुश्किल हो गया। ये इस सरकार के अच्छे दिन है। इसी तरीके से कर्मचारी आज अपनी पुरानी पेंशन, पंजाब स्केल, सारी मांगों को लेकर आंदोलन कर करके कर्मचारियों ने इस सरकार से सारी आस छोड़ दी। छोटा व्यापारी जिसके गले में कभी नोटों की गड़ियां होती थी, आज वहां पे सिक्के पड़े हैं। आज छोटा व्यापारी जो आर्थिक मंदी की वजह से उसने इस सरकार से आज आस छोड़ दी। और किसान तो इस सरकार की सबसे ज्यादा निशाने पे अगर कोई है तो किसान है। हरियाणा को प्रयोगशाला बना दिया इन्होंने कि किसान का कैसे तिरस्कार किया जाए। आज किसान एक एक कर किसान को निशाने पे लग रहे, एक एक करके चोट किसान को जो मारने लग रहे। अभी डीएपी की बात हो रही थी, मैं देख रहा था आज के अखबार में, आज सुबह भी 5 बजे लाइन में हमारी बहन बेटियां जींद में लगी हुई थी डीएपी के लिए। ये परिस्थिति है, जल भराव की स्थिति बहुत है। मैं हुड्डा साहब को वैसे पता है सारी बात, आप गांव में भी गए थे, लेकिन मैं भी बहुत गांव में गया था, मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता। जल भराव जींद में बहुत सा ऐसा किसान है जो एक तरीके से भूमिहीन हो चुका है क्योंकि उनकी 2 फसलें खराब हो गई। तो ये जल भराव की बड़ी व्यापक समस्या है, इसकी हमें लड़ाई लड़नी है ताकि इनको मुआवजा जितना हो सके इस बहरी सरकार के कान में इनकी बात पहुंचाने की लड़ाई लड़नी है किसान की। तो किसान को तो एक एक चोट ऐसी किसान पे मारे। जल भराव की समस्या, खरीद बंद कर दी, धान की, बाजरे की खरीद नहीं करी एमएसपी पर। खरीद की समस्या, जब अपना खेत में बुआई करो तो खाद नहीं, जब जो अपना फसल लेके जाओ मंडी में तो खरीद नहीं। तो आज किसान, और सबसे बड़ी बात आंदोलन, किसान आंदोलन अपने भविष्य को बचाने के लिए पिछले 1 साल से किसान आंदोलन लड़ रहा है। मैं आपके बीच में आपका बेटा हूं। आज ये जो सारी बात है आपने जिम्मेदारी लगाई है, संसद के अंदर मैं बात लेके जाऊंगा। ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है, विपक्ष 2 जगह बैठेगा, 2 जगह बैठता है, हरियाणा की विधानसभा में और देश की संसद में। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप ये मत सोचना कि विधायक तो इतने, हुड्डा साहब के नेतृत्व में विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी और संसद में 15 सांसद हैं, हरियाणा से 14 भाजपा के हैं और विपक्ष में 1 ही सांसद है। आप अकेला मत सोचना, मेरे साथ आपका आशीर्वाद है। आपकी वहां पे आपकी आवाज बुलंद की जाएगी, संसद में आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और मैं आपका बच्चा होने के नाते एक और बताना चाहता हूं, जो मैंने देखा इस किसान आंदोलन में, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें क्या हो रहा है उस पर भी नजर आपकी होनी चाहिए। जो मैंने देखा उस बारे में मैं कहना चाहता हूं। जो मेरे दर्द हुआ वो आपके बीच में नहीं रखूंगा तो कहां रखूंगा। मुझे इस बात का दुख नहीं, दुख तो है लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं, दुख तो है लेकिन दर्द उतना नहीं है। दुख है कि भाई सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि भाई खड़े होके कि किसान की बात नहीं मानेंगे, किसान की कोई मांग नहीं मानेंगे। लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द इस बात का है, ये नहीं कि खड़े होकर मंत्री जी ने कहा कि हम किसान की कोई सारी मांगों को अस्वीकार करते हैं, लेकिन उससे जो कहीं ज्यादा दर्द इस बात का है कि कोई एक विधायक, एक सांसद, सोचने वाली बात है, एक विधायक, एक सांसद, एक मंत्री, चाहे दिल्ली की बात हो चाहे हरियाणा विधानसभा की बात हो, किसी ने खड़े होकर यह नहीं कहा एक ने कि हम मांग तो नहीं मानते, लेकिन दीपेंद्र तुम ठीक कह रहे हो, 700 किसानों की जान चली गई। कोई टिकरी बॉर्डर पे था, कोई सिंगू बॉर्डर पे था, कोई जींद का था, कोई जुलाने का था। 700 किसानों की जान चली गई। कोई लखीमपुर में गाड़ियों के नीचे, बीजेपी के नेताओं गाड़ियों के नीचे कोई आ गया था, रौंद दिया गया था। हमें दुख है क्योंकि इस देश में ये देश के नागरिक थे। हम एक एक के घर में गए। मैं धन्यवाद करता हूं, आज पूरा विधायक दल यहां मौजूद है। मैं हुड्डा साहब का धन्यवाद करता हूं, आपने जिम्मेदारी लगाई, हम लोग एक एक के घर गए, एक एक किसान परिवार से मिले। सबसे पहले बड़ौदा गांव के हमारे जो भाई थे अजय मोर, उनकी वहां पे सबसे पहले उनकी मृत्यु हुई थी, उन्होंने अपनी जान कुर्बान करी थी, सबसे पहले उनकी शहादत हुई थी। उनकी 2 बेटियां हैं, छोटी छोटी 2 छोटी बेटियां सिंगू बॉर्डर पे बैठे थे, सर्दी में, पिछली सर्दी में, दूसरी सर्दी आ गई, मगर उनके जब शव वापस आया, उनकी पत्नी, उनकी जो उनकी वो वाइफ, उनकी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, ना पढ़ी लिखी थी। आगे जो लड़कियां हैं उनकी कौन ब्याह शादी करेगा, क्या होगा।
कितनी बड़ी चिंता। और हर परिवार के अंदर मैं धन्यवाद करता हूं हुड्डा साहब आपका, आपने हमारी जिम्मेदारी लगाई और एक फैसला किया। जैसे कंडेला में जो किसान शहीद हुए थे, अपनी सरकार बनी थी, उन सभी को किसान शहीद का दर्जा देके उनके घर में रोजगार और आर्थिक मदद का आपने निर्णय लिया। ऐसे ही आपने फैसला किया कि कभी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो जो भी हरियाणा के इनमें से किसान परिवार हैं उन सभी को रोजगार, आर्थिक मदद, और अब बिना सरकार के भी अपनी निजी जेब से हर परिवार को 2-2 लाख रुपए देने का काम किया, तो वो आपने किया। आज हरियाणा में मैं पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं क्या इन परिवारों का आंसू पहुंचने के लिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन परिवारों का आंसू पहुंचने का क्या किसी और का हक था कि नहीं था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज सरकार की तरफ से, सरकार के मंत्री छोड़िए, कोई संतरी चपरासी भी इनकी तरफ, या जो एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है, भाजपा की तरफ से, जजपा की तरफ से, इनेलो की तरफ से, जिन्होंने इस्तीफा दिया, अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन दुख इस बात का है इन किसी किसान परिवार के आंसू पहुंचने के लिए अगर कोई गया और किसी ने इन परिवारों का संभालने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। ये इस तरह की, मगर दुख इस बात का है आपके बीच में मैं इसलिए रख रहा हूं कि वहां पे कोई खड़ा भी नहीं हुआ, मगर मुझे परवाह नहीं, कोई खड़ा नहीं हुआ संसद में कि हमें दुख है, हमें संवेदनशीलता है, हमें संवेदना है। लखीमपुर के अंदर आपने देखा किस तरीके से कीड़े मकोड़ों की तरह देश के किसान को घमंड के घोड़े में पे सवार अपनी गाड़ियों के तले रौंद दिया गया, और जो रौंदा गया मुख्य आरोपी जो हैं उनके पिता देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। मुझसे लोगों ने पूछा कि आप क्यों गए लखीमपुर के अंदर, मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं क्यों गए। जब एक तरफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी के जो पुत्र हैं वो मुख्य आरोपी हों और आज भी वो अपने पद पे बने हुए हैं और भाजपा की जितनी रैलियां हो रही है उत्तर प्रदेश में उसमें तने हुए हैं, तो ऐसे में जब पुलिस उनके अधीन हो, यूपी पुलिस आरोपियों के तरफ देखी जा रही हो कि यूपी पुलिस का रवैया उनकी तरफ है, जिन्होंने कुचला, जिन्होंने रोंदा, कुचलने वालों के साथ अगर यूपी पुलिस थी, देश की पुलिस थी, देश की सरकार थी, उत्तर प्रदेश की सरकार थी, तो जो कुचले गए थे कम से कम उनके साथ जाके कम से कम किसी को खड़ा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसीलिए हम गए और वहां पर प्रियंका जी के साथ और हमारे साथ हाथापाई हुई और 4 दिन पुलिस हिरासत। वैसे इससे पहले कभी पुलिस हिरासत और जेल के दर्शन जीवन में नहीं हुए थे, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं बीजेपी पार्टी का कि इसका किसान आंदोलन में ये तो ऐसा तगमा दे दिया बीजेपी ने, मैं सारी उम्र लगा के बैठूंगा। उत्तर प्रदेश में जो जेल दर्शन जो बीजेपी की सरकार ने कराया, जो योगी सरकार ने कराया, मेरे को तो तीर्थ यात्रा करा दी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वहां पर और लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं अंत में आप सबका, क्योंकि जींद में यह कार्यक्रम हो रहा है, जींद में हमारी पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा पिछले कई समय से, यह बात भी सही है, लेकिन अपनेपन में कोई कमी नहीं रही। जींद के जब विकास की बात आई, अभी बता रहे थे जयप्रकाश जी, उस रैली के याद दिला रहे थे जो रैली हुई थी यहां शहर के अंदर, जिसमें ये जो पंजाब बॉर्डर से लेकर जींद रोहतक तक 4 लेन का फाउंडेशन रखा गया था और सोनीपत वाली रेल लाइन का फाउंडेशन रखा गया था, स्टेडियम का पत्थर रखा गया था और जींद की यूनिवर्सिटी का पत्थर रखा गया था। आपको याद है वो रैली की? नहीं याद है? याद है? शेड में कौन कौन था? एक बार हाथ खड़े करके बताइए उस रैली में, शेड में, जो यहां पे शेड में रैली हुई थी, सीपी जोशी जी आए थे। उस समय हमारा कोई विधायक नहीं था जींद में, हम 5 सीटें हारे हुए थे, ठीक बात है ना, कोई विधायक नहीं था, लेकिन अपनेपन, ये अपनेपन की बात होती है। आज ये यूनिवर्सिटी, जींद की यूनिवर्सिटी, इसकी भी बात मैं हुड्डा साहब के सामने रखना चाहता हूं। यह आपने यूनिवर्सिटी यहां बनाई, आज दुख की बात है कि इस यूनिवर्सिटी में ना वाइस चांसलर 1 साल से, ना रजिस्ट्रार 1 साल से, आधा स्टाफ नहीं, ये तो यूनिवर्सिटी को खत्म करने के रास्ते पे चल रहे हैं। मगर अपनेपन की बात होती है। पूरे हरियाणा में चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई, कोई विधायक नहीं था जींद में, एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई, वो कहीं भी बन सकती थी, वो पूरे कुरुक्षेत्र में बन सकती थी, रोहतक में बन सकती थी, सोनीपत में, झज्जर में, कहीं भी बन सकती थी, लेकिन एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई
चौधरी रणबीर सिंह जी के नाम से वो यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब की कलम से कहीं बनाई गई तो जींद में बनाई गई है। ये अपनेपन की बात होती है। और इन्होंने और जिस पार्टी को आपने यहां से ताकत दी, उन्होंने जो यूनिवर्सिटी की घोषणा यहां करी और उसकी शुरुआत सिरसा में कराई, लेकिन बनवाई सिरसा में भी नहीं ज्यादा, उसमें इसमें कोई उसकी बात नहीं, सिरसा में भी बनवाते हम स्वागत करते। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी घोषणा यहां हुई, बनवाई, शुरुआत सिरसा में करी, मगर केवल 2 कमरे वहां बनवाए। उस यूनिवर्सिटी को भी पूरा हुड्डा साहब की सरकार जब बनी तब करने का काम हुआ। तो मैं आप सबसे पूछता हूं, अपनेपन में आप जानते हो, दिन रात आपके बीच में रहते हो, आप मिलते हो, जानते हो। मैं आपसे पूछता हूं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले तो ये बताओ, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं चंडीगढ़ की सरकार से, आपने खट्टर सरकार भी देखी और खट्टर दुष्यंत सरकार भी देखी, जिसको ये पिता जिसको ये अपना पत्नी और हस्बैंड की सरकार बता रहे हैं कि नहीं? खुद ही बता रहे हैं, खट्टर साहब बता रहे हैं। आपने पहली सरकार भी देखी और ये आपने दूसरी सरकार भी देखी।